अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, HNN न्यूज़ सां गॾु आऊं आहियां तव्हांजो मेज़बान सरदार भइयो। आऊं तव्हांजे लाइ खणी अची रहियो आहियां नओं प्रोग्राम सुजाॻी जो सॾु। जेकॾहिं तव्हां बणिजणु चाहियो था असांजो हिसो, त पोइ अवां बि थी सघो था असांजा महिमान। ॾिसण न विसारींदा सिर्फ़ु ई सिर्फ़ु HNN न्यूज़ ते सुजाॻी जो सॾु। नाज़रीन, पीर साहब पगड़ा की जो शख्सियत है, आज यौम विसाल है। जब हम बात कर रहे हैं पीर साहब के किरदार की, तो पीर साहब पगड़ा ने किस तरीके से अपने आप को सियासत में इंट्रोड्यूस करवाया और अपने सियासत में अपने आप की हैसियत मनवाई। जब वहाँ बड़े बड़े सियासतदान मौजूद थे, पीर साहब पगड़ा ने अपने सियासी कैरियर में पीर साहब पगड़ा ने ऐसे लक्ष्य उसने छोड़े हैं, आज तक किसी ने ऐसी सियासत नहीं की। पीर साहब पगड़ा एक सखी मर्द थे, पीर साहब पगड़ा कुशादा दिल थे। पीर साहब पगड़ा के दस्तरखां पे हर मकतबा फ़िक्र का आदमी बंदा बैठ सकता था। पीर साहब पगड़ा मजहबी होने के बावजूद पीर साहब सब लोगों से मिलता था। पीर साहब पाकिस्तान की बात करता था। पीर साहब की हुबुल वतनी की बात करें तो 65 और 71 में पीर साहब पगड़ा ने उमरकोट किले में आकर बैठ के यहाँ 65 की लड़ाई में जो दुश्मन मुल्क कुव्वतों को ललकारा और अपने मुजाहिदीन फोर्स की जो भर्ती की और मुजाहिदीन फोर्स को सपोर्ट किया, उनको मैदान में लाया। उन्होंने दुश्मन फौज को वापस धकेला, उनके किले को कोटों पर जो कब्ज़ा किया। पीर साहब पगड़ा के 71 में भी अच्छा किरदार रहा। पीर साहब पगड़ा ने यहाँ डाकूस जो थे, यहाँ डाकू थे जो हमारे सिंध में, उसमें पीर साहब पगड़ा ने उनको ख़त्म करने में किरदार अदा किया। जब जब बुरा वक्त पाकिस्तान पे आया तो पीर साहब पगड़ा सबसे आगे खड़ा दिखाई दिया। और पीर साहब पगड़ा ने कभी ऐसी बात नहीं की वो सच न हो। पीर साहब पगड़ा ने हमेशा सच बात की। पीर साहब खरी बात करते थे। पीर साहब पगड़ा कभी ऐसा नहीं होता कि पीर साहब पगड़ा कभी हमें ऐसा लगे कि किसी को इज़्ज़त न थे। पीर साहब गरीब तरीन जो बंदा होता था उसको भी इज़्ज़त दे देता था। जब उनके पास वज़राए आज़म आते थे, वज़राए आला आते थे किंगरी हाउस पर, तो पीर साहब पगड़ा एक बहादुर एक शख्सियत थे। और पीर साहब पगड़ा ने अपने इंटरव्यूज़ में, अपने बयानात में जो बातें की हैं, वो पीर साहब पगड़ा कहते थे कि मैं कॉमन सेंस की बात करता हूँ, लेकिन जो मैं बात करता हूँ, मेरी बातों पर जो हंस रहे हैं लोग, वो एक दिन रोएंगे। और मेरी बात, जो मेरी की गई बात दीवारों पर लिख के रखना, वो महफूज करके रखना, ये पीर साहब का एक अलग अपनी हैसियत थी। तो पीर साहब पगड़ा ने एक ही वक्त बहुत सारे मौज़ूओं पर काम किया। हुबुल वतनी के अलावा उन्होंने अपने वो किताबों से मोहब्बत करते थे, वो आलमों की इज़्ज़त करते थे, वो हाफ़िज़ों की इज़्ज़त करते थे, वो दानिश्वरों जो अदीब थे उनकी भी इज़्ज़त करते थे, उनसे रवाबित थे उनके। वो उनकी अपनी लाइब्रेरी है पीराने पगड़ा के नाम से। तो लाइब्रेरी में जो उसके बुक्स हैं वो 40,000 से ज़्यादा हैं, वो सब पढ़े हुए उसके मुताले के ज़ेर मुताले रही हैं। पीर साहब पगड़ा ने वो बुक लवर थे। पीर साहब पगड़ा ने बहुत ही अच्छा किरदार अदा किया है। आज जो सुजागी जो सद प्रोग्राम में जो हम खुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में हम चाहेंगे कि हमारे जो भी दानश्वर हैं, मौक़िन हैं, जो पीर साहब पगड़ा को उसके किरदार को समझते हैं, उसकी शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं को समझते हैं, उनको उजागर करने के लिए हम बात उनसे करेंगे। चाहेंगे कि वो हमें बताएं, हमें आगाह करें। और दुनिया की हर बेमिसाल हस्ती जो भी होती है या शख्सियत होती है, उसका कोई एक नहीं होता हवाला, उसकी शख्सियत के बहुत सारे हवाले होते हैं। इस तरह से पीर साहब शाह मर्दान शाह पगड़ा की शख्सियत के भी बहुत सारे तारुफ़ हैं और हवाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि सिंध में जो उसकी इज़्ज़त और एहतराम जनरली, वैसे तो उसकी जमायत तो उसको पीर मानती है, मुर्शिद मानती है और वो तो एहतराम करती ही है, लेकिन बाकी जो सिंधी लोग हैं या पूरी सिंध के जो लोग हैं, उसमें उर्दू बोलने वाले हों, पंजाबी बोलने वाले हों, पठान जो भी हों, उनके यहाँ एक एहतराम का रिश्ता जो है पीर साहब मरहूम के साथ जुड़ा हुआ। उसका एक हवाला है सूरे बादशाह शहीद और उसकी तारीख़ और उसकी कुर्बानियाँ और उसकी जमायत का जो सिलसिला जदोजहद था और पूरा एक सिलसिला था, उसके तफसील बहुत ज़्यादा है। तो एक तो हवाला ये था पीर साहब शाह मर्दान शाह का कि वो सूरे बादशाह का फर्जंद अर्जमंद था। दूसरा जो काबिल ज़िक्र हवाला है पीर साहब का, वो है कि वो बहुत मुताला रखने वाले आदमी थे। और उसके वहाँ जो दरगाह शरीफ पे जो लाइब्रेरी है
اس کی وسعت کو دیکھ کے کوئی بھی بندہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ پیر صاحب کا مطالعہ کتنا وسیع تھا۔ نہ فقط اتنا، لیکن وہاں جو لوگ جاتے ہیں ریسرچ کے لیے، کہ جو بھی وہاں پہ بہت بڑے ضخیم اور نایاب کتب پڑے ہوئے ہیں، ان پہ پیر صاحب کے وہ حاشیوں پہ یا تو کوئی نوٹ لکھا ہوا آپ کو ملے گا، یا وہاں پہ انڈر لائن کیے ہوئے ہیں، یا جو باتیں جس طرح سے پیر صاحب نے پڑھی ہیں، سمجھی ہیں، ان کا اظہار اپنے طریقے سے یا ان کو ہائی لائٹ کرنا، یہ ان کی عادت تھی۔ اور بہت سارے کتابیں اس بات کی گواہی ہیں کہ وہ نہ فقط کتاب جمع کرنے کے عادی تھے، لیکن کتاب پڑھنے کے بھی عادی تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی بڑی شخصیت کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے نسب لائن کے مطابق اپنی رزلٹ کس طرح سے لیتا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے سیٹسفیکیشن، دوسری ہوتی ہے رزلٹ۔ تو پیر صاحب پگاڑا شاہ مردان شاہ مرحوم نے کبھی بھی اپنی سیٹسفیکیشن کو اولویت نہیں دی، بلکہ انہوں نے ہمیشہ نتیجے پہ ذہن رکھا، رزلٹ پہ فوکس کیا۔ یہی وجہ تھی کہ انگریزوں کے زمانے میں یا پاکستان کے اوائلی زمانے میں جو حروم کے ساتھ ہوا، تو انہوں نے ان کو بہت ایک منتشر سی کمیونٹی بنا دیا تھا، اور بہت مسائل سے گزرنے کے بعد ان کے پاس کچھ نہیں بچا تھا، نہ گھر تھا، نہ رہنے کے لیے زمین تھی، نہ ان کے پاس کوئی تعلیم تھی، نہ ان کے پاس املاک تھی، نہ ان کے پاس جائیداد، بیپار، کچھ بھی نہیں تھا، ایون ان کے پاس تعلیم بھی نہیں تھی۔ تو شاہ مردان شاہ جیسے واپس لوٹے ہیں تو انہوں نے پہلے تو ان کو منظم کیا اس جماعت کو، اور بہت کڑوا فیصلہ تھا پیر صاحب کا، کیونکہ اس کا جو آبا و اجداد تھے یا اس کے جو رشتہ دار تھے، بشمول اس کے عظیم والد کے، ان کو سزائیں دی جا چکی تھی، وہ اس دنیا میں نہیں رہے تھے، اور جو رہے تھے ان میں سے بہت غدار اور بے وفا لوگ تھے جو بیٹھے تھے۔ پاکستان کی سیاست میں ان کا بڑا رول تھا، میں کتنے نام لوں، تو وہ لوگ بیٹھے تھے۔ تو پیر صاحب نے آتے ہی اپنی ٹریک کو چینج کیا، اور چینج اس لیے نہیں کیا کہ اس کو یہ ٹریک پسند تھی جس پہ وہ چلا، لیکن ان کے پاس، ان کے نزدیک جو اولویت تھی وہ تھی حروم کی ری ایبلیٹیشن۔ ناظرین، سجاگی جو سر پروگرام میں پیر سید شاہ مردان شاہ پیر صاحب پگڑا کے یوم وصال کے حوالے سے ہم بات کریں گے، جو سندھ کے ایک نامور لیکھک عالم ارباب نیک نواز صاحب سے، اور وہ ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ پیر صاحب پگڑا کی شخصیت کو، اس کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں۔ آج ہم جس شخصیت کے بارے میں گفتگو کے لیے یہاں پر موجود ہیں، انہیں دنیا پیر سید شاہ مردان شاہ پیر سائیں ہفتم، میں نے وہ 7ویں سجادہ نشین تھے اپنی درگاہ کے۔ پیر صاحب کی اب جسے کہا جائے کہ 10 سال، آج سے 10 سال پہلے اس فانی جہان سے وہ رخصت ہوئے تھے، تو جب ان کی گدی بحال ہوئی ہے، اس کو اور ان کی رحلت کا جو یہ پیریڈ ہے، یہ آدھی صدی کا قصہ ہے، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ تو اگر ان کے 10 اہم کام اگر ہم سر فہرست اس کو لائیں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کی جو جماعت تھی 39 سے لے کر 52 تک، وہ انتہائی جسے کہا جائے کہ مشکل مراحل میں تھی۔ انگریز کا دور تھا، اور اس دور میں انہوں نے جو کچھ بھگتا ہوئے تاریخ ہے، اور انہوں نے آتے ہی اپنی جماعت کو جو ہے وہ اثر نو ری آرگنائز کیا، اور ان لوگوں کو جو ہے سو یعنی جسے کہا مین اسٹریم میں لانے کی بھی کوشش کی، اور مالی خوشحالی سے لے کر روحانی اور علمی خوشحالی تک وہ سب لے آئے۔ آتے ہی انہوں نے دوسرا بڑا کام یہ کیا، پہلا تو کام یہ کیا، دوسرا کام بڑا یہ کیا کہ انہوں نے اپنے گدی پر ایک بڑا انسٹیٹیوٹ ادارہ قائم کیا، جس میں چن چن کر اس طرح کے ماہر علماء اکرام اور علامہ، فہامہ اور اسکالر جو ہیں وہ اکٹھے کیے، کہ جن میں سید حسین امام صاحب کا نام آتا ہے، مولانا مفتی صاحبزاد خان جمالی مفتی اعظم سندھ کا نام آتا ہے، اور مولانا مفتی تقدس علی خان صاحب کا نام آتا ہے، اور وہ سب بڑے بڑے اسکالرس تھے، ان کی سربراہی کر رہے تھے مولانا محمد صالح ماہر صاحب۔ تو اس انسٹیٹیوٹ نے پیر صاحب کی اس فانی زندگی میں 50 سالہ دور میں تقریباً اپنی شاخیں جو ہیں پورے ملک کے طول و عرض میں
तकरीबन 400 के करीब उनकी शाखें, छोटी बड़ी, लेकिन ये कि काफ़ी जैसे कहा जाए कि एक बड़े बड़े उनमें इंस्टीट्यूट भी बने। उन सब का जो विफाक था, जिसे कहा जाए कि जो कंट्रोल किया जाता था, वो दरगाह शरीफ की तरफ से किया। पीर साहब ने एक जिसे कहा जाए कि देखने जैसी यानी जो लाइब्रेरी सेट की थी। जैसे कहा जाए कि जो इदारे कायम हुए उसमें हमारे उमरकोट के कुर्ब जवार में 3-4 इस तरह के इदारे जिन्होंने कोई 10 किताबें छापी हैं। टेबरी में इदारा कायम हुआ, उमरकोट में हुआ, टालो मालो में हुआ, और उन किताबों की पूरी तफसील में अब्दी का रिसाला भी ला सकते हैं हम। और पीर से सैयद मोहम्मद राशिद शाह रहमतुल्लाह अलैह के जो उस्ताद थे, शाह फ़कीरुल्लाह अलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी मलफूजात वगैरह को भी लाया जा सकता है। एक और बड़ी उनकी मुनफरद खुसूसियत ये है कि वो ज़ूमाना जुमलों में जैसे कहा जाए कि बअंदाज़ हदीस दीगरां एक फ़ारसी में कहते हैं कि वो मसले को इस अंदाज से पेश करते थे जो किसी ज़माने में मुल्ला नसीरुद्दीन, वताए फ़कीर या इस तरह के हमारे किरदार हैं दुनिया में, तो वो पीर साहब को इस पर बड़ा मलका हासिल था। मसलन मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ कि ज़िया-उल हक़ के दौर में सहाफ़ियों ने उनसे पूछा कि हज़रत सोशलिज़म के बारे में आपकी क्या राय है, तो पीर साहब ने फौरी तौर पर फरमाया कि भाई आप आराइज़म को सामने लाओ, आजकल आराइज़म चल रहा है। वो इशारा ये था कि ज़िया-उल हक़ साहब हुक्मरान थे और जमात इस्लामी भी बढ़ चढ़ कर उनकी हिमायत में, आप यूँ कहिए कि पूरा जो सिनेरियो था अफ़गानिस्तान का और हिंदुस्तान के हवाले से, तो वो उनकी बढ़ चढ़ कर हिमायत कर रही थी। और नवाज़ शरीफ साहब, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, ये दामत बरकातुल आलिया अब आगे नौजवानी में बढ़ रहे थे, तो ये तीनों आराई थे जैसे कहा जाए कबीले के तौर पर। तो ये ज़ूमाना कि उन्हें सोशलिज़म पर गुफ्तगू करना उस वक्त था कि वो उन तमाम कम्युनिज़म, सोशलिज़म हो, सरमाएदारी हो, इन तमाम मौज़ूआत पर माना बसीरत अफरोज़ गुफ्तगू करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने वो इस तरह दे गए कि सहाफ़ी भी हैरान हो गए। और यही आप तो समझिए कि सहाफ़ी उनको अपना एक सरपरस्त और दोस्त समझते थे, और सहाफ़ियों से इस हद तक पीर साहब जो है वो फ्री हो जाते थे कि जदीद मालूमात भी देते चले जाते थे। जो चूहे बिल्ली का खेल हो या इस तरह की उनकी जो ज़रबुल मिसालें हैं। और बड़ी बात यह है कि जब कार्टून छपते थे अखबारों में, और देखिए कि एक इतने बड़े गद्दी नशीन भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन वो सारे संभाल कर रखते थे। संभालने के बाद उसके बाद अपने जो उनका ड्राइंग रूम था तो वहाँ पर उनको चस्पा किया हुआ था। जहाँ तक पीर साहब की सियासत का ताल्लुक़ है, आते ही उन्होंने जो है वो सबसे पहले तो वो लियाकत अली ख़ान साहब पाकिस्तान के जो पहले वज़ीर आज़म हैं, उनसे भी उनके मरासिम रहे। और उनके यानी ये कायदे मोहम्मद अली जनाब बानी पाकिस्तान जो हैं रहमतुल्लाह अलैह, वो ख़ुद उनके वालिद साहब के वकील रहे हैं। तो पीर साहब का आते ही पाकिस्तान की जो कलीदी सियासत में जो नाम थे, उनके साथ ताल्लुकात तो जुड़ चुके थे। लेकिन अमली तौर पर आप उससे ये अंदाज़ा करें, मसलन आगे चलकर 2 वज़ीर आज़म बने हैं, एक बैरिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और एक मोहम्मद ख़ान जुनेजो साहब। तो इनकी तरबियत पीर साहब के हाथों से हुई है। तब जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जैसे ही बैरिस्टर बनकर आए तो भुट्टो साहब को पीर साहब ने अपने करीब रखा। और उन दिनों में सिंध में सियासत में खान बहादुर मोहम्मद अयूब थोड़ो साहब, काजी फजलुल्लाह साहब, पीर अलाई बख्श साहब वाले ये जो है वो सफ़े अव्वल में होते थे। और भुट्टो साहब के वालिद साहब चूँकि जूनागढ़ के वज़ीर आज़म थे, तो यहाँ सिंध में उनको ये जो जैसे भारी भरकम किस्म के सियासतदान थे, वो आगे बढ़ने में उनकी कुछ रुकावटें थी। तो पीर साहब ने वो रुकावट हल की। और सबसे पहले भुट्टो साहब जो है वो सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान के वफद के मेंबर के तौर पर गए थे। तो वो मेंबरी हासिल करने के हवाले से सारी मूवमेंट जो थी वो पीर साहब पगाड़ों के हाथों से हुई। और मोहम्मद ख़ान जुनेजो साहब यहाँ सिंधरी के ज़मींदार थे और पढ़े लिखे थे, बरतानिया से वो डिग्री लाए थे। तो उनको भी आखिर में इस तरह उन्होंने मूवमेंट की कि मसलन किसी और के नाम कुर्रे फाल निकलने ही वाला था, लेकिन पीर साहब की यानी जैसे कहा जाए कि मैनेज करने के हवाले से वो कुर्रे फाल जो है वो मोहम्मद ख़ान जुनेजो के नाम निकला। और वज़ीर आला सिंध में 3, 4, 5 से ज़्यादा जो है पीर साहब के हाथों से हुए हैं। ये जो सुजागी जो सर प्रोग्राम जिसमें हमने खुसूसी तौर पर हमने बात की मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के शख्सियात से, और पीर साहब वगैरह की शख्सियत उसके किरदार के हवाले से हमने जाना, उनसे बात की और उनके ख़यालात मालूम किए। और सुजागी जो सर प्रोग्राम में पीर साहब पगड़ा शाह मर्दान शाह को हम खराज तहसीन पेश करते हैं और पीर साहब वगैरह के किरदार को उजागर करते हैं। और ये भी बताना चाहते हैं कि पीर साहब शाह मर्दान शाह, पीर साहब वगैरह ये पाकिस्तान के एक बड़े आलम थे और दानश्वर थे। और वो ख़ुद उनकी अपनी लाइब्रेरी पीरान पगड़ा लाइब्रेरी पीर जो गोठ में मौजूद है, उसमें हज़ारों जो बुक्स हैं वो उनके पढ़े हुए हैं, उनके ज़ेर मुताला रहे हैं। ये इंग्लिश में हैं, फ़ारसी में हैं, अरबी में हैं और सिंधी में हैं, मुख्तलिफ़
ज़बानों में वो बुक्स मौजूद हैं, बहुत सारे CDs मौजूद हैं। जो दुनिया में जो भी फ़िल्में, जो भी डॉक्यूमेंट्रीज़ आती थी, वो पीर साहब पागाड़ा ख़ुद ख़रीद करते थे और अपने लाइब्रेरी में उसको महफूज करते थे। और पीर साहब पागाड़ा आगाह और अपडेटेड एक पर्सनैलिटी थी। वो दुनिया की हर ख़बर पर नज़र रखते थे। वो आलमों की इज़्ज़त करते थे, हाफ़िज़ों की इज़्ज़त करते थे, वो अदीबों, मौक़िफ़ों, दानिशवरों की इज़्ज़त करते थे। उनको तो तोहफ़े तोائफ़ जो देते थे वो भी अपने बुक्स दिया करते थे, जो उसके सबको अपने मिजाज के हिसाब से वो बात करने वाले एक ही ऐसी शख्सियत थे जिनके ज़बान से, जिसकी ज़बान से, जिसकी बातों से लोग और पाकिस्तान के लोग वो खुश होते थे। वो उनकी बातों से जो पेशन गोइयाँ करते थे, वो बात सियासी करते थे। जब कोई ऐसा बुरा वक्त आता था, मुश्किल वक्त आता था, तो जब पीर साहब पागाड़ा कोई स्टेटमेंट देते थे तो पीर साहब पागाड़ा की वो स्टेटमेंट गौर से पढ़ी जाती थी और लोग इंतज़ार करते थे कि पीर साहब पागाड़ा कब बात करे। ये पीर साहब पागाड़ा के ये किरदार था, पीर साहब पागाड़ा की जहानत थी। पीर साहब पागाड़ा का चंद लफ्ज़ों में अपना मफ़हूम और उसकी माना पेश करते थे। बड़े बड़े जुमले नहीं अदा करते थे। हर सवाल का फौरी तौर पर जवाब देते थे। ख़ास तौर पर साफ़ियों से बात करते थे। ये पहला सियासतदान था पाकिस्तान का जो साफ़ियों से मुखातब होकर करते थे कि आप सवाल करें, मैं जवाब देता रहूँगा, आप सवाल करते रहें। ये ऐसा होता रहा है कि साफ़ी थक जाते थे और पीर साहब पागाड़ा जवाब देते हुए नहीं थकते थे। और उसका अपना एक मुनफरद अंदाज़ था। वो रेस कोर्स जो कराची में उन्होंने रीस्टोर किया, वहाँ ऐसे मैदान था, ऐसा रिहेबिलिटेट किया कि वहाँ रेस कोर्स के वो जो इवेंट्स चले और पीर साहब पागाड़ा खुद उसमें उसकी निगहबानी करते थे और पीर साहब पागाड़ा खुद उसमें आया करते थे। और रेस कोर्स में पूरे पाकिस्तान के, सिंध के जो घोड़े सवार हैं या घोड़े के जो ऑनर्स हैं वो उसमें हिस्सा लेते थे। और पीर साहब पागाड़ा खुद ट्रॉफियाँ उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो पीर साहब पागाड़ा की अपने पीर जो गोठ में वहाँ देखे कि ज़ू है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म इक़साम के जो उसके परंदे हैं और जानवर हैं, उनकी निगहबानी करते थे, उनसे मोहब्बत करते थे। बहुत सारे ऐसे तोते जो एक हुआ करते थे जो उसके कंधे पर बैठा करते थे। और पीर साहब पागाड़ा जो जाली की जो कुर्सी होती थी उनको उल्टी करके बैठा करते थे। ये उनका एक अपना अंदाज़ था। वो सिगार पीते थे, सिगरेट पीते थे, घोड़े दौड़ाते थे, वो पटाखे छोड़ते थे। वो एक जदीद किस्म के, मॉडर्न किस्म के वो पीर साहब थे जिनके पास इल्म था, फ़हम थी, फरासत थी। उनके पास अदब, अखलाक किरदार था। उनके पास सियासत के मयार थे, उनके पास सियासत की अखलाकियात थी, उनके पास समाजी इक़दार थे, उनके पास रूहानी रमूज़ थे। वो रूहानियत के, सियासत के और समाजी तौर पर वो एक अमीन थे, वो एक इमाम थे। उनके एक अपने मुरीदीन के साथ साथ उनसे मोहब्बत करने वाले लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान में। और पीर साहब पागाड़ा के यौम विसाल से न सिर्फ उनके मुरीदीन का नुकसान हुआ, ये पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। एक ऐसी शख्सियत के इंतकाल से एक पूरे दौर का इंतकाल हुआ है। ये पीर साहब पागाड़ा को यौम विसाल है। 10 जनवरी 2012 को इंतकाल हुआ। तो आज वही दिन है, उस दिन पर हम बात कर रहे हैं। और सुजा की जो सर प्रोग्राम में हमने पूरी कोशिश की कि पीर साहब पागाड़ा की जो औसाफ हैं, पीर साहब पागाड़ा के जो किरदार है, उन पर बात की जाए। तो अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे तो पीर साहब पागाड़ा की बहुत सारी ऐसे उसके किरदार के जो रुख हैं उन पर बात करें। आज सुजा की सर प्रोग्राम में HNN के सेट से हम इजाज़त लेते हैं और अगले प्रोग्राम तक आप से इजाज़त लेते हैं। अल्लाह भाई।